हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें अब तक हमने पढ़ा था कि 16th और 15th सेंचुरी में मुग़ल साम्राज्य कैसे 16th और 17th सेंचुरी में कैसे जो मुग़ल एम्पायर था वो भारत में फैला। 16th सेंचुरी में अकबर जैसे महान सम्राट ने इसको और ब्रॉड किया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इसका बहुत बढ़िया था और इस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही फिर शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब ने भी एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार किया। अब 17th सेंचुरीज में क्या क्या चेंजेस आए एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि जो औरंगजेब है उस समय भारत का जो मुग़ल साम्राज्य था वो दक्षिण में यहाँ से और इधर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो पूरा एरिया है वो फैल गया था। मतलब जो क्षेत्र है, टेरिटरी है, वो ब्रॉड हो चुकी थी। जितनी ब्रॉड टेरिटरी होती है उतनी ही एक्सपेंडिचर होता है पैसे का। देखो, आमदनी भी होती है, बट औरंगजेब जो है युद्धों में ज़्यादा उलझा रहा और ख़ासकर जो दक्षिण भारत था उसके युद्धों में उलझना उसके लिए घाटे का सौदा था। क्यों? दक्षिण भारत की ज़मीन पथरीली उबड़ खाबड़ है, इतनी उपजाऊ, मतलब टैक्स वहाँ से, रेवेन्यू वहाँ से आ नहीं रहा था जितना उसको जीतने में खर्च हो गया। अब दूसरी बात, एक पावर थी मराठा जो महाराष्ट्र में थी, उसको जीतना तो नाको चने चबाने जैसा काम था, वो नहीं जीत सके उसको। और जो ये महाराष्ट्र या अहमदनगर को जीतने की जो जिद थी औरंगजेब की, वो उसके साम्राज्य को ले डूबी। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लीड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था भी रूप से और कमर्शियल रूप से, कमर्शियल माने सारे ट्रेड जिसमें आते हैं, वो बहुत, हम कमर्शियल रूप से बहुत समृद्ध थे उस टाइम। हम विश्व के महान इकोनॉमी में एक थे। भारत की जो इकोनॉमी है, विदेशों से बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा होता था। इंटरनेशनल ट्रैवलर डिस्क्राइब इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। और इसी समय जो भारत में विदेशी आए यात्रा के लिए, उन्होंने कहा था कि ये धन धान्य से भरपूर एक धरती है। बट दिस सेम विजिटर वर आल्सो अपील्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ओपुलेंस। लेकिन जो सोसाइटी थी ना, वो रिच और पुअर में बटी हुई थी। एक तरफ बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार, मनसबदार, इस तरह के व्यक्ति थे जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ जो समाज था उसमें पॉवर्टी भी बहुत थी, मतलब ऊंच नीच का गैप बहुत ज़्यादा था। द इनइक्वालिटीज वर ग्लैरिंग, बहुत इनइक्वालिटीज थी, असमानता थी। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 20th year of शाहजहाँ रीजन इन्फॉर्म अस दैट द highest ranking mansabdar were only 455 in number out of total 8,000। ये कहता है मनसबदार का टाइटल तो बहुतों को दे दिया, बट रियल में 445 ही मनसबदार रह गए थे। बाकी वेट कर रहे थे कि उनको मनसबदारी कब मिलेगी। दिस स्मॉल नंबर, ए मियर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार रिसीव्ड 61.5% of total estimate revenue of the empire as salary for themselves and their troopers। इसके साथ साथ सिर्फ 5.5% के आसपास जो मनसबदार थे, ये 45, ये 61% सैलरी और टोटल जो खर्चे थे वो ले जाते थे। मतलब 5% लोगों की सैलरी और उनके ट्रूपर्स की सैलरी, जो उनके सैनिक थे, वो 61% बोझ डाले हुए थी खजाने पर। द मुगल एम्पायर एंड दिस मनसबदार स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड। जो मुगल सम्राट थे और ये मनसबदार थे, अपनी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे प्रोडक्ट पे डाल देते थे जिसका जो शान शौकत के लिए यूज करते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन थी वो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता। देखो, पूंजी को अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर
लागू उसको लगा देते हैं तो पूंजी दुगनी हो जाती है। बट अगर हम पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं करते और उसको ऐसी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिसका कोई बाद में पूंजी बनती नहीं है, तो क्या है, वो पूंजी वेस्ट हो जाती है। बहुत सारे जो लोग हैं जो पुअरेस्ट थे वो फांकों की जिंदगी जी रहे थे। फांकों का मतलब होता है जिसको खाने के लिए भी मुश्किल लाले पड़े रहते हैं। एंड दे हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, टूल्स एंड सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और उनके पास बहुत कम पैसे होते थे कि वो अपने टूल्स औजारों पर खर्च कर सके जिससे और भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। मतलब मान लो किसान था, अगर उसके पास उस पर रेवेन्यू बहुत लगा दिया जाए, टैक्स बहुत लगा दिया जाए, उसके पास कुछ बचे ही ना कि वो नए हल खरीद सके, नए बैल खरीद सके, नए बीज खरीद सके, तो वो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा। द वेल्थियर पीजेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप, द मर्चेंट एंड द बैंकर प्रोफिटेड इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड। और इस तरह से किसान की हमेशा ही कहानी रही, वो हमेशा ही गरीब रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े वेल्दी किसान थे या आर्टिसनल ग्रुप थे जो चीज़ों को बाहर बेचने के लिए मर्चेंट थे, बैंकर्स थे, वो इकोनॉमिक वर्ल्ड में ज़्यादा लाभ कमाते थे। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल इलाइट्स मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। बहुत ज़्यादा वेल्थ और रिसोर्सेज की वजह से जो मुगल एलिट्स थे ना, एलिट्स का मतलब वो लोग जो बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ऐसे लोगों ने ही पर बाद में जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा ना, ये खुद उस इलाके के राजे बन गए थे। जो छोटे छोटे 1857 की क्रांति में आप देखोगे छोटे छोटे राजा थे ना, यही पावरफुल एक्सट्रीम एलाइट वर्ग था। एलाइट का मतलब छोटा सा ग्रुप जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्प्रेस स्लोवली डिक्लाइन, और जब ये एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाते हैं ना तो मुगल सम्राट या कोई भी सम्राट कमजोर होने लगता है। हिज सर्वेंट अमराज एज पावरफुल सेंटर ऑफ द पावर इन द रीजन। और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के वो जमींदार, जिस क्षेत्र के वो मनसबदार होते, वो सेंटर ऑफ पावर वही होते, ना कि मुगल सम्राट पावर का सेंटर होता। दे कॉन्स्टिट्यूट न्यू डायनेस्टी एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंस लाइक हैदराबाद एंड अवध। और उन्होंने नए नए वंश स्थापित किए, उन वंशों के नए नए राजा हुए। हैदराबाद जिसे आज कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक या जो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है वो हैदराबाद कहलाता था। अवध जो उत्तर प्रदेश में है। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। उन्होंने नाम मात्र तो मास्टर स्वामी अपने आप का जो स्वामी था वो दिल्ली का सुल्तान ही रखा। बट 18th सेंचुरी में जैसे ही मुगल एम्पायर बिखरने लगा और मुगल सम्राट कमजोर होने लगा, इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया उन क्षेत्रों का। किंग एंड क्वींस, राजा और रानियों का जीवन उस टाइम कैसा होता था ये हम पढ़ते हैं। देयर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क, मोनार्क होते हैं राजा, ऑल नियर कंटेम्परेरी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में बहुत सारे उस समय भारत में ही नहीं विश्व में बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे। जैसे इंक्लूड द रूलर ऑफ ओटोमन तुर्की। तुर्की एक देश है, आपको पता है, यूरोप और एशिया के बिल्कुल मिड में पड़ता है ये। सुल्तान सुलेमान 1560 और 1566 में ओटोमन साम्राज्य का सुल्तान सुलेमान हुआ करता था। ओटोमन साम्राज्य तुर्की का राज्य था। ड्यूरिंग हिज रूल द ओटोमन स्टेट एक्सपेंड इन यूरोप। और ये इसका जो रूल है ना, इस्लामिक रूल था, ये फैला यूरोप में जहाँ क्रिश्चियन धर्म था। साइजिंग हंगरी एंड बिसाइजिंग ऑस्ट्रिया हंगरी यूरोप तक इसका राज्य फैला। हिज आर्मी वाज साइज्ड बगदाद एंड इराक। उसकी आर्मी ने बगदाद और इराक को जीत लिया। मच ऑफ नॉर्थ अमेरिका ऑल द वे इनटू मोनक्का एक्नॉलेज ओटोमन अथॉरिटी। मोरक्को
देश तक इसका शासन था ओटोमन साम्राज्य का। सुलेमान वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड द, आज तक टर्की से ये क्षेत्र अपने आप को कुछ क्षेत्रों पर, जैसे टर्की का आज भी है, उससे आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं ये अभी भी टर्की साम्राज्य से। ठीक है। सुलेमान आल्सो कंस्ट्रक्टेड द ओटोमन नेवी, ओटोमन नेवी बनाई इन्होंने, और उस टाइम नेवी पावर जिसके पास सबसे ज़्यादा थी वही सारे वर्ल्ड पे शासन कर सकता था। इट डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, ब्रोट ए नेवी इनटू कंपटीशन विद स्पेन इन द अरेबियन सी, हिंद महासागर में इट चैलेंज द पोर्तुगीज, पुर्तगाली आपको पता है सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे। तो अरेबियन सी में उस टाइम ओटोमन साम्राज्य की भी नेवी सेना थी, तो उन्होंने पुर्तगालियों से की चुनौती दी, पावर को, पुर्तगालियों की पावर को चुनौती दी हिंद महासागर में। द मोनार्क वाज गिवन द टाइटल ऑफ ऑल क्वीनी लॉ गिवर बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस, जिसे बोलते हैं कानून, पास ड्यूरिंग हिज रीजन। उस मोनार्क को, सुलेमान राजा को एक टाइटल दिया जाता आल कानूनी। आल कानूनी का मतलब सारे कानून जो उस क्षेत्र में पास हुए थे वो सभी सुलेमान ने ही दिए थे। देयर वर एम टू स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसर्स थ्रू आउट द एक्सपेंडिंग डोमेन ऑफ द एम्पायर एंड स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट द पीजेंट्री फ्रॉम फॉरेस्ट लेबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस। उसने ऐसे बहुत सारे अच्छे कानून बनाए जिसमें फॉरेस्ट लेबर, बेगार प्रथा को ख़त्म किया गया। बेगार प्रथा होती है कि ज़बरदस्ती काम लेना और उसके बदले में पे नहीं देना, पैसे नहीं देना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस, ऐसे टैक्स जो सही नहीं होते थे या जो किसानों पर ज़्यादा बोझ डालते थे, तो सुलेमान ने वो ख़त्म करवाए। लेटर इन द 17th सेंचुरी व्हेन पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइन इन ओटोमन डोमेन्स, द रीजन ऑफ सुलेमान कानूनी वाज रिमेंबर्ड एज द पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस। और धीरे धीरे जब ओटोमन साम्राज्य में पतन हुआ, सुलेमान की डेथ हो गई, तो सुलेमान का जो प्रशासन था वो बेस्ट पीरियड का खिताब उसे दिया गया कि सबसे अच्छा शासन उसका था। इसी तरह अकबर का शासन भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा शासन माना जाता है। फाइंड आउट मोर देन अकबर एंड अदर कंटेम्परेरी रूलर्स। कंटेम्परेरी होता है जो अकबर के समकालीन थे, ठीक है ना, उसी समय में भिन्न भिन्न देशों में जो राजा थे। जैसे ये 1520 से 1566 है सुलेमान का शासन, तो अकबर का भी तो यही था 1556 से लेकर 1605 तक। तो कुछ ईयर तो 10 साल तो वो समकालीन रहा है अकबर का। तो ये कहते हैं कि जैसे इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का शासन था, सफाविद रूलर वो ईरान में थे, शाह अब्बास रूलर एंड द मोर कंट्रोवर्शियल रशियन रूलर जार, CZAR को जार बोलते हैं, जार इवान, ठीक है, इवान द टेरिबल। देखो टेरिबल, इसका ये खतरनाक होगा, इन्होंने बहुत बुरे कानून बनाए होंगे या जनता को पर जो कानून है वो बड़े भयानक तरीके के बनाए होंगे, तो इसका नाम दिया गया, ये रशिया का राजा था। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।